नेपाल की संसद में आग लगा दी गई और प्रधानमंत्री ओली तड़ीपार हो गए, या फिर वहीं कहीं छुपे होंगे। और अगर कहीं पकड़ लिए गए तो नेपाल की जनता खाल में भूसा भर देगी। कुल मिलाकर चारों तरफ जश्न का माहौल है। मैं कल केपी शर्मा ओली की फेसबुक वॉल पर कमेंट्स पढ़ रहा था। ऊपर से नीचे तक सेम कमेंट्स भरे थे, जंजी पावर जंजी पावर। और मेरा अनुभव कहता है ये सारे के सारे आज से 10 साल बाद इंडिया में कहीं मोमो बेच रहे होंगे। और ऐसा कहने की वजह है मेरे पास, ये कोई चिंतनशील लोग नहीं हैं, ये सिर्फ एनार्की को एंजॉय कर रहे हैं। जिस लोकतंत्र की स्थापना अलोकतांत्रिक ढंग से हुई हो वो कितना टिकाऊ हो सकता है। इनके यहाँ 1996 में राजतंत्र के खिलाफ माओवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का आधार हिंसा थी। 10 सालों के इस खूनी आंदोलन में हजारों लोगों की मृत्यु हुई। और तब 2008 में पहली बार गणतंत्र की स्थापना हुई। तब से अब तक 17 सालों में 13 बार यहाँ सरकार बदल चुकी है। मतलब 1996 से लेकर आज तक ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके हैं। जानते हैं दिक्कत क्या है? आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक मित्र है, कुछ सालों पहले उसके साथ लड़की वाला एक मैटर हो गया था। माने समझिए पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो डिप्रेशन और एंजाइटी में चला गया। ये हालत थी कि एक जगह खड़ा नहीं हो पाता था, इधर उधर भागता रहता था। और ना बर्दाश्त हो तो कभी शिमला चला जाए, कभी अपने गांव भाग जाए। उसे लगने लगा था कि भीड़ भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर जाने से उसके मन की अशांति खत्म हो जाएगी। दुनिया भर के मंदिरों में भटका, और जब ये सब करके थक गया तब उसे समझ आया कि जगह बदलने से कुछ नहीं बदलता। और आज यही हालत नेपाल के लोगों की है। फिर चाहे वहां के नेता हो या जनता हो। 1996 तक जब तक राजशाही चली तब तक फिर भी शांति से थे। 2008 के बाद सिर्फ इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अभी फिर से कुछ लोग राजशाही की वापसी की डिमांड कर रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि इन्हें जाना कहाँ है। पूरा नेपाल पैनिक में सिर्फ कुछ बदलना चाहता है, और ये नहीं पता कि उन्हें बदलकर होना क्या है। इस भ्रम में जी रहे हैं कि कुछ का बदलकर कुछ हो जाने से समस्या ठीक हो जाएगी। श्रीलंका और बांग्लादेश उदाहरण सामने है। पहले हाथ में जो कटोरा था ना, क्रांति के बाद अब वो भी छिन गया है। भाई तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो, तुम्हारा इंजन बैठ गया है। और क्रांति के साथ यही दिक्कत है कि इसका फ्यूल एड्रेलिन रश होता है, और एड्रेलिन स्पाइक करता है तो डाउन भी जाता है। और इसकी लत लग गई ना तो इसे स्पाइक करने के लिए फिर कुछ करो। और नेपाल इसी चक्रव्यूह में फंसा है। समझिए कि दिक्कत कहाँ है। नेपाल के लोगों को शिकायत थी कि जनता भूखों मर रही है, और वहीं इनके नेता और उनके बच्चे विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, हमारा देश दुनिया के लिए एक शोध का विषय होना चाहिए। हमारे यहाँ भी तो यही होता था। ज्यादा नहीं, 30-40 साल पहले हमारे देश में भुखमरी की हालत थी। जनता दाने दाने को मोहताज रहती थी। मेरे खुद के यहाँ 4 पीढ़ी पहले भुखमरी थी। 10-10 दिन चूल्हा नहीं जलता था, लोग सत्तू चना लइया चिवड़ा खाकर जिंदा रहते थे। और वीडियो देख रहे तमाम लोगों के पुरखों ने ये जीवन जिया होगा। लेकिन वहीं नेताओं और उनके बच्चों को सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। यही राहुल गांधी और यही अखिलेश यादव तब विदेशों में पढ़ा करते थे, राजशाही जीवन जीते थे। तब हमारे यहाँ के बच्चों को फटा जूता नहीं नसीब था। लेकिन फिर भी हमने अपना आपा नहीं खोया, हमने आग नहीं लगाई। कुछ लोगों का कहना है कि नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया उसने बारूद में चिंगारी लगाने का काम किया। लोगों में असंतोष था, लेकिन जब उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई तब लोग हिंसक हो उठे। अरे भाई, हमारे यहाँ तो इमरजेंसी लगाई गई थी, और यहाँ भी अभिव्यक्ति का दमन हुआ था, और नेपाल से 10 गुना ज्यादा हुआ था। पूरा विपक्ष और पूरा मीडिया सलाखों के पीछे था। हम फिर भी अराजक नहीं हुए। हमने सत्ता के दमन के जवाब एनार्की से नहीं दिया, संविधान से दिया। मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा महत्व रास्ते के चुनाव का होता है। आप शांतिपूर्ण ढंग से भी अपनी आवाज उठा सकते थे। आप वक्त आने पर लोकतांत्रिक ढंग से पूर्ण बहुमत देकर अपने पसंद की सरकार बना सकते थे। लेकिन इन लोगों में सब्र नहीं है। वहीं हमने सब्र से काम लिया और सिस्टम के अंदर रहकर वक्त आने पर जवाब दिया।
क्योंकि सब्र में एक चिंतन होता है, एक विजन होता है, सहनशीलता होती है। सब्र का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन परिणाम स्थायी होते हैं। वहीं नेपाल में ना तो इनके नेताओं में सब्र है, ना वहां की जनता में। ये अपने हक की नहीं, अपने अहंकार की लड़ाई है। प्रजा की संख्या ज्यादा है तो उनका अहंकार जीत गया। सिस्टम ध्वस्त करके उसके मलबे पर स्थायी भविष्य की इमारत नहीं खड़ी हो सकती। पड़ोसी पाकिस्तान में आज तक कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी है। उनकी हालत किसी से छिपी भी नहीं है। दूसरी तरफ हम हैं। हमारा लक्ष्य बड़ा है और चाल धीमी है, लेकिन सतत है। राहुल गांधी जो आज वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, पूरा देश जानता है कि बैलेट पेपर के जमाने में वोटों की डकैती होती थी। लेकिन तब भी सब जानते हुए हमने कभी धैर्य नहीं छोड़ा, कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी, चुपचाप इंतजार करते रहे और वक्त आने पर लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता बदली। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर असंतोष नहीं था, लेकिन हमें सब्र करना आता है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हैं जो नेपाल को उदाहरण बनाकर यहाँ भी कुछ ऐसा करने की मंशा रखते हैं। वो भी सपने देख रहे हैं कि सत्ता से विद्रोह के नाम पर देश में आग लगा दी जाए, लेकिन इसके बावजूद वो जानते हैं कि उनकी संख्या इतनी सी है, चुटकियों में मसल दिए जाएंगे। ये हमारे डीएनए में है। लाख विपत्तियां आए, हम सिस्टम के बाहर जाकर काम कर ही नहीं सकते। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये सिस्टम अभेद्य रहना चाहिए। यही हमारी ताकत है। जो भी बदलाव होगा इस सिस्टम के जरिए ही होगा, इसे ध्वस्त करके नहीं। किसी भी देश की जनता किसी भी देश की सरकार से कभी संतुष्ट नहीं रहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश को जला दो, क्योंकि देश जलेगा तो सब जलेंगे।